कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार दबाव में नजर आया है। सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा कमजोरी देखने को मिली है। निफ्टी बैंक इंडेक्स करीब 1.2% टूटकर बंद हुआ है। कैसे रहा है आज के बाजार का हाल, बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन बाजार में आज जो हमें गिरावट का सिलसिला है वो देखने को मिला है। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो यहाँ पे काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली है। बैंकिंग शेयर्स में भी काफ़ी पेन रहा है। मार्केट के दौरान हमने देखा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नंबर आए थे, नंबर्स में थोड़ा सा पेन दिखाई दिया और वही रिफ्लेक्शन आपको इंडेक्स में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बाकी के सेक्टर्स की बात करी जाए तो IT में अच्छा परफॉर्मेंस आज के सत्र में देखने को मिला है। करीबन 1.5% का इजाफा। FMCG हल्की फुल्की बढ़त के साथ बंद हुआ है और इसके अलावा केवल कैपिटल मार्केट था जहाँ पे थोड़ी सी तेजी जो हमें है देखने को मिली है। BSE के नंबर्स आए थे कल, नंबर्स के बाद ये रिएक्शन है, लेकिन रेस्ट ऑफ द इंडेक्स की तरफ आप नजर डालेंगे तो वहां पे हमें एक जो पेन है वो जाहिर तौर पे दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। निफ्टी में टाइटन के नंबर आए, नंबर का रिफ्लेक्शन अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट्स और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में अच्छी खासी तेजी जो है वो आज के सत्र में देखी गई है। लूजिंग पॉकेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करीबन 7% की गिरावट, नंबर्स के बाद ये रिएक्शन। कोल इंडिया, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक में भी वो रब ऑफ इफेक्ट जो है वो देखने को मिला है। इसके अलावा मैंने आपसे बात की थी IT सेक्टर की। आज इकलौता सेक्टर था जहां पे सबसे ज्यादा तेजी जो है वो देखने को मिली है। कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम, LTM और साथ ही साथ इन्फोसिस शानदार तेजी के साथ बंद हुए हैं। और इसके अलावा बात करें बैंकिंग शेयर की तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पेन रहा है। SBI का जो इफेक्ट है हमें बाकी के जो बैंकिंग शेयर्स है वहां पे भी जाता हुआ दिखाई दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक भी पेन के साथ बंद हुए हैं। और आज आवाज अड्डा में भी हम बाजार में चल रहे उठापटक पर ही चर्चा कर रहे हैं। बाजार कभी हाँ कभी ना, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। SBI ने मार्च तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। बैंक का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट बढ़ाकर 19,683.75 करोड़ रुपए रहा है। साथ ही SBI ने निवेशकों के लिए 17 रुपए 35 पैसे प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया है। आखिर बैंक के नतीजों में क्या खास रहा है, जानते हैं नुपुर जैन कुनिया से। नुपुर, बताइए आगे कैसी दिख रही है ग्रोथ की तस्वीर। SBI के नतीजों ने निराश ही किया है, चाहे वो मुनाफा हो, NII हो या फिर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें। इसी वजह से आज बाजार में भी SBI का स्टॉक ऑलमोस्ट 7% की कमजोरी वहां पर देखने को मिली है। पहले हमने देखा है 2024 में 14% की कमजोरी आई थी और उसके पहले 2021 में 6% की कमजोरी देखने को मिली है और आज फिर से एक बिगेस्ट इंट्राडे लॉस यहाँ पे ऑलमोस्ट 7% स्टॉक लुढ़कता हुआ नजर आया। मुनाफे की बात करें तो 20,000 करोड़ का अनुमान था, उससे कमजोर 19,600 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा। NII देखे तो वहां पर कमजोरी थी, अनुमान से कमजोर यहां पे आंकड़ा आते हुए नजर आया। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंटरेस्टिंगली 3% के आसपास का अनुमान था, 2.9% के आसपास आती हुई दिखी है डोमेस्टिक लेवल पे। होल बैंक की बात करें तो 2.8% की आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन नजर आएगा। हालांकि एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है। ग्रॉस NPA देखे तो 1.5% का अनुमान था, 1.49% आया और पिछले क्वार्टर से भी यहाँ पर सुधार देखने को मिला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी कुछ निकल कर आया है। चेयरमैन साहब का कहना है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क को लेकर सतर्कता जो है वो बरकरार है। एसेट क्वालिटी जो है वो मजबूत यहाँ पर नजर आ रही है। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लाइन जो ट्रांजिशन है उसके लिए बैंक पूरी तरह से तैयार है और पूरे साल का जो डोमेस्टिक नेट इंटरेस्ट मार्जिन का गाइडेंस है वो 3% के ऊपर रहने का है FY27 में। हालांकि इस साल FY26 में यही आंकड़ा 3.03% के आसपास रहा है। फर्स्ट कट जो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से आते हुए नजर आ रहे हैं वो निराशाजनक ही है। उनका कहना है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन और NII में कमजोरी देखने को मिली है। हालांकि आगे के आउटलुक पर जो भरोसा जताया है मैनेजमेंट में उस पर रहेगी नजर, लेकिन निराशाजनक नंबर SBI की तरफ से। वही SBI के नतीजों पर बैंक के चेयरमैन CS सेट्टी ने इस साल भी 13 से 15% क्रेडिट ग्रोथ हासिल करने की उम्मीद जताई है। The robust credit growth what we witnessed last year. Normally in the Q1 there is a dip in the credit growth over the Q4, but we are not seeing that dip. The robust demand continues to be there. While still, I think to qualify whatever I'm saying, the macros play an important role. How long this West Asian conflict will go on,
and how the inflation and demand moderation will play out. Subject to all of them, I still believe that we are sticking to our earlier credit growth estimate of 13 to 15% for the current year also. पेंट शेयरों पर आज तेजी का रंग चढ़ा हुआ था। ब्रोकरेज अपग्रेड के बाद एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स जैसे शेयरों में अच्छी खरीदारी रही है। इन्वेस्टेक ने शेयरों की रेटिंग बढ़ाई है। पूरी रिपोर्ट समझते हैं श्रेया ठाकुर से। श्रेया, बताइए। दरअसल एक तो एक बड़ा फैक्टर आप देखें तो क्रूड भी 100 के नीचे आया है, उसने भी कहीं ना कहीं सेंटिमेंट सुधारा है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट कि आज इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई थी पूरे पेंट सेक्टर को लेकर, काफी बुलिश रिपोर्ट, पॉजिटिव रिपोर्ट थी और उनका मानना है कि जो हमने कंपटीशन का पीक देखा था इस पूरे स्पेस में, अब वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा धीमा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और बिरला ओपस की अग्रेसिव एंट्री हुई थी, एक्सपेंशन कर रही थी कंपनी लगातार और 3 से 5% तक मार्केट शेयर गेन किया था बिरला ओपस ने, लेकिन अब वहां पर भी धीमापन है और अब जो बिरला ओपस का मार्केट शेयर है वो मात्र 1.5 से 2% रह गया है। तो कंपटीशन कम हुआ है, कॉम्पिटिटर्स का मार्केट शेयर घटा है। इससे अगर इन्वेस्टेक का मानना है कि Q4 में लगभग 8% का मार्केट शेयर हासिल हो सकता है और सेक्टर पे काफी पॉजिटिव व्यू बन रहा है, क्योंकि अब कंपटीशन की वजह से थोड़ा प्राइसिंग डिसिप्लिन भी आएगा और हाल में प्राइस हाइक भी लिया गया है जिससे मार्जिन को सपोर्ट मिलेगा आगे चलकर भी। और इंडस्ट्री का पूरा स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो वो काफ़ी पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए एशियन पेंट्स पर साथ ही बर्जर पेंट्स पर होल्ड की राय है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप को एक और झटका लगा है। रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद अब 10% एडिशनल टैरिफ को भी वहां की कोर्ट ने गैरकानूनी करार दे दिया है। इसके साथ ही ट्रंप की तरफ से लगाए गए सभी टैरिफ खत्म हो गए हैं। क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, पूरी खबर आखिर क्या है और इस खबर का असर किन पर पड़ेगा और खास तौर पर भारत के लिए इसमें क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए, पूरी खबर का मुख्य ये है लाइन कि दरअसल ट्रंप ने जितने भी टैरिफ लगाए थे अपने शासनकाल में, वो सारे टैरिफ एक तरीके से गैर कानूनी करार दे दिए गए हैं। वो टैरिफ अब लागू नहीं रहेगा। इससे पहले आपको याद होगा कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगाया था ट्रंप ने, उसको वहाँ की कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया था। उसके बाद एक और टैरिफ जो 10% का एडिशनल टैरिफ लगाया था ट्रंप ने, उसको भी अब कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया है। और इस 10% एडिशनल टैरिफ को गैर कानूनी करार देने के बाद अब ट्रंप के लगाए गए सारे टैरिफ कह सकते हैं कि एक तरह से खत्म हो चुके हैं। ये 10% टैरिफ ट्रंप ने लगाया था वो 20 फरवरी को लगाया था और उसने कहा था कि जितने भी देश हैं सभी देशों पर ये 10% का टैरिफ लगेगा, यानी उन देशों से यूएस में कोई चीज़ आएगी तो उस पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा। उसको सेक्शन 122 के तहत लगाया गया था। कोर्ट ने ये कहा है कि 122 का इस्तेमाल तब किया जाता है जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस होती है, उसे दूर करने के लिए टैरिफ लगाया जाता है। लेकिन ट्रंप ने ये ट्रेड डेफिसिट को दूर करने के लिए ये टैरिफ लगा है, इसलिए ये गैर कानूनी है और इसका कोई औचित्य नहीं है। इसमें केवल पेंच ये है कि ये जिन याचिकाकर्ता थे, 3 याचिकाकर्ता थे, उन 3 याचिकाकर्ता जो थे उनके लिए ही राहत है, बाकी के लिए राहत नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में दुनिया के हर देश को इसका फायदा मिल सकता है। और भारत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अभी यूएस के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है, तो एक्सपर्ट का कहना है कि अभी इस हालात में ट्रेड एग्रीमेंट ना करे तो बेहतर होगा, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ के बदले जो ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे थे, अब टैरिफ तो लगभग खत्म हो रहा है, तो ट्रेड एग्रीमेंट को नए सिरे से समीक्षा करने की जरूरत है। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब आपको बता दें, बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए लॉन्च की गई एनपीएस वात्सल्य स्कीम के खराब प्रदर्शन से सरकार नाराज है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए समेत सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को मिशन मोड में काम करने के लिए कहा है, ताकि एनपीएस वात्सल्य स्कीम में निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। इस पर पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए 18 साल से कम उम्र वालों के लिए लॉन्च की गई विशेष एनपीएस वात्सल्य स्कीम के खराब प्रदर्शन से सरकार बेहद नाराज है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि एनपीएस वात्सल्य के लॉन्चिंग के 18 महीने बीतने के बावजूद भी इससे महज करीब 2.25 लाख ही सब्सक्राइबर जुड़े हैं। लिहाजा इस ठंडे परफॉर्मेंस के बाद
सरकार ने निर्देश दिया है सभी बैंकों को और पेंशन फंड्स रेगुलेटर को कि इस स्कीम को रिव्यू किया जाए ताकि इसमें जरूरी बदलाव करके इस स्कीम को ज्यादा आकर्षक बनाया जा सके। साथ ही साथ बैंकों को भी सरकार ने निर्देश दिया है कि वो ब्रांच स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएं और संपर्क अभियान चला के लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस स्कीम से जोड़ने का प्रयास करें। साथ ही साथ एक डेडिकेटेड कैंपेन भी चलाने के लिए कहा गया है ताकि एनपीएस दिवस जो 1 अक्टूबर को आता है उससे पहले इस स्कीम का टर्न अराउंड किया जा सके। दरअसल इस स्कीम को लॉन्चिंग के बाद से ही काफी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा था, लिहाजा इस साल के शुरुआत में इसमें कुछ बदलाव किए गए ताकि इस स्कीम से ज्यादा लोग जुड़े, लेकिन अभी भी इस स्कीम को लेकर लोगों का ठंडा रुख बरकरार है। नए और जानलेवा हंटा वायरस को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। डब्ल्यूएचओ ने 12 देशों को अलर्ट किया है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक क्रूज शिप का वायरस की चपेट में आना एक गंभीर मामला है, लेकिन वायरस का संक्रमण सीमित रहने की उम्मीद है। मुख्य रूप से चूहों से फैलने वाला हंटा वायरस अभी तक 5 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। हंटा वायरस से जुड़ी पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, क्रूज शिप पर वायरस संक्रमण फैलने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि क्रूज शिप पर जिस पर 150 लोग सवार हैं वहां पर वायरस फैलना एक गंभीर मामला है। हालांकि ये कहा गया है कि इस वायरस का असर सीमित रह सकता है। दरअसल 2 मई को नॉर्थ अमेरिका से एक क्रूज शिप एमवी होंडियास निकला था जिसमें करीब 150 लोग सवार थे। इसमें अभी तक 8 लोगों को सांस संबंधित गंभीर मामले सामने आए थे, जिसमें से 5 लोगों को इस वायरस की पुष्टि हो चुकी है और एक जर्मन नागरिक के मौत की भी खबर है। उसके बाद से ही इस पूरे मामले में सनसनी फैल गई है। खास तौर से देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से अमेरिका समेत 11 यूरोपियन देशों को अलर्ट भेजा गया है। हालांकि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो अगर सावधानी बरती गई तो इस वायरस का संक्रमण ज्यादा नहीं फैल पाएगा। मुख्य रूप से जो चूहे होते हैं उनके एक्सक्रीटा से ये वायरस फैलता है हवा के जरिए और ये चूहों से सीधे इंसान के संपर्क में आता है और इंसान को अपना निशाना बनाता है। लिहाजा अब इसको लेकर सावधानी बरती जा रही है और इसके लिए जो संक्रमित शिप है उसको केप वर्ड से जो स्पेन का एक केंद्रीय आइलैंड है वहां पर भेजा जा रहा है, जहां पर उसकी निगरानी की जाएगी और उससे जो वायरस है उसे निपटने के प्रयास किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से कहा जा रहा है कि इसका असर सीमित रहने के आसार हैं। बढ़ते आगे और आपको बता दें, टेलीकॉम ग्राहकों की शिकायतों का समाधान आसान बनाने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने नया प्रस्ताव रखा है। ट्राई ने ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को मजबूत करने का प्रस्ताव रखा है। कंज्यूमर शिकायत के समाधान की रेटिंग कर सकेंगे। अगर कंपनी को खराब रेटिंग मिलती है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। कैसे होगा ये सब बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। अगर आप अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या मोबाइल टेलीकॉम कंपनी की सेवाओं से खुश नहीं है, आप गलत बिलिंग की शिकायत करते हैं, आपको सेवाओं की खराब क्वालिटी की शिकायत करते हैं और कंपनी आपको समाधान नहीं देती है, तो अब ऐसा नहीं होगा। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने कंज्यूमर ग्रीवियंस रिड्रेसल को मजबूत बनाने का एक प्रस्ताव रखा है। इसके मुताबिक जब आप कंपनी के पास गलत सेवाओं की शिकायत करेंगे, कंपनी आपको एक समाधान देगी। अगर आप उससे खुश नहीं है तो आप कंपनी के जो ग्रीवियंस रिड्रेसल है उसकी रेटिंग कर सकते हैं। 1 से 5 के बीच में आपको ये रेटिंग करनी होगी। अगर ये रेटिंग आपकी आशाओं के मुताबिक नहीं होती है ये आप कम रेटिंग करते हैं तो जो कंपनी है उसके ऊपर 1000 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और ये बहुत सारी शिकायतें पूरे देश के अंदर आती हैं तो कंपनी के ऊपर अधिकतम 1 क्वार्टर के अंदर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, कंपनियों को अपनी सेवाएं सुधारने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो कंपनी है उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर भी कंज्यूमर कॉर्नर देना पड़ेगा, जहां पर उनको बताना पड़ेगा कि किस तरह से वो ग्रीवियंसेस को हैंडल कर रही है। तो बदलते वक्त के साथ साथ टेलीकॉम की सेवाओं का भी स्वरूप भी काफी तेजी से बदला है। तो अब ट्राई चाहता है कि पूरी प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया जाए। तो इसके लिए कंसल्टेशन पेपर जारी हुआ है। 5 जून तक सभी से इस पर राय मांगी गई है। उसके बाद ट्राई नए नियमों को नोटिफाई कर देगा और उसके बाद आप अपने जो समाधान मिलता है उसकी रेटिंग भी कर सकेंगे। असीम मनचंदा, CNBC आवाज, दिल्ली।
अगर आप किसी छोटे शहर से किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए निकलते हैं और वहां से सीधी फ्लाइट नहीं है तो अभी आपको काफी मशक्कत करनी पड़ती है, जैसे बार बार चेक इन, चेकआउट, इमिग्रेशन, कस्टम जैसी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है। अब सरकार हब एंड स्पोक मॉडल का ट्रायल लाने जा रही है। इसके बाद ये काम कैसे आसान हो जाएगा, बता रहे रोहन सिंह। जी, इस नए मॉडल का मतलब यह है कि आपकी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा थोड़ी ज़्यादा स्मूथ होने जा रही है अगर आप किसी छोटे शहर से किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में ट्रैवल करना चाहते हैं। हालांकि अभी भी अगर आप टिकट बुक करते हैं तो एक सिंगल टिकट ही होता है और आपकी जो लगेज की टैगिंग है वो आखिरी डेस्टिनेशन तक ही होती है, लेकिन इस प्रोसेस में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। मसलन अगर आप बनारस या जयपुर या पटना जैसे किसी छोटे शहर से किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में जा रहे हैं और दिल्ली में आपको इंटरनेशनल फ्लाइट लेनी है, तो जब तक आप दिल्ली नहीं आ जाते हैं तब तक आपको एक डोमेस्टिक पैसेंजर की तरह ही ट्रीट किया जाता है। उसके बाद आप डोमेस्टिक टर्मिनल से बाहर निकलकर इंटरनेशनल टर्मिनल जाते हैं, फिर आप पूरा जो कस्टम, इमिग्रेशन जितनी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करते हैं और अगर आपके लगेज में किसी तरह की अगर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उससे मैच नहीं खाते हैं तो आपको फिर से फॉर्मेलिटी का पूरा करना पड़ता है। अब इस नए मॉडल में इसे थोड़ा छोटा कर दिया जाएगा। आपका जो स्पोक एयरपोर्ट है यानी कि जो छोटा एयरपोर्ट है वहीं पे इमिग्रेशन और कस्टम से सारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर ली जाएगी और आप सीधे जब आप किसी हब एयरपोर्ट पे आते हैं यानी दिल्ली जैसे किसी एयरपोर्ट पे आते हैं तो एक ट्रांजिट जोन बनाया जाएगा जहां आपको बाकी पैसेंजर से अलग कर दिया जाएगा और आप सीधे इंटरनेशनल टर्मिनल की तरफ जा सकते हैं। बीच में और कोई फॉर्मेलिटी नहीं होगी। हालांकि आपको 2 बोर्डिंग पास दिए जाएंगे, एक पे डी लिखा होगा वो डोमेस्टिक के लिए होगा और एक पे आई लिखा होगा जो कि इंटरनेशनल टर्मिनल के लिए रहेगा। सरकार इस पूरी प्रक्रिया के लिए डिजी यात्रा को भी मैंडेटरी बनाने का मन बना रही है। 1 जून से इस ट्रायल को शुरू किया जाएगा। शुरुआत में बनारस से जो वाराणसी एयरपोर्ट है वहां से ये ट्रायल शुरू किया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि एयर इंडिया की फ्लाइट जो है वाराणसी, दिल्ली और लंदन को जो कनेक्ट करेगी वो इस ट्रायल का हिस्सा बनेगी। इस साल के लिए आज का दिन बेहद अहम है। बंगाल का नया सीएम कौन होगा वो आज तय हो जाएगा। कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक में तय हो जाएगा कि बंगाल का सीएम कौन बनेगा। इस बैठक में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक बंगाल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे चल रहा है। बंगाल की हलचल पर ज्यादा अपडेट लेते हैं संवाददाता पल्लवी घोष से। पल्लवी, बताइए क्या अपडेट है बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर और सीएम के तौर पर किसे चुना जा सकता है? देखिए, किसी भी वक्त ये फैसला औपचारिक हो सकता है। अमित शाह ऑलरेडी आ चुके हैं, वो ऑब्जर्वर है। जो विधायक दल की नेता की चुनाव किया जाएगा, विधायक दल की बैठक भी शुरू हो गई है यहाँ पे। देखिए, सबसे आगे नाम जिसका चल रहा है वो है शुभेंदु अधिकारी का। बीजेपी के लिए एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, जो जानता है कि यहाँ पे सरकार कैसे चलाया जा सकता है। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी एक समय पे ममता बनर्जी की सरकार में शामिल थे, वो मंत्री भी थे, इसलिए उनको एक आइडिया है कि यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स कैसे काम करते हैं, पुलिस कैसे काम करती है। और इसलिए बीजेपी को शायद ये लग सकता है कि ऐसे आदमी की हमें सख्त ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास टाइम कम है, बहुत बड़े वादे किए गए हैं। बीजेपी को इस बात का संज्ञान है कि बहुत चीज़ें बदलनी पड़ेगी और बहुत ही जल्द बढ़नी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी विकास की और यहाँ पे आर्थिक निवेश की। और ऐसे में उनको ऐसे एक मुख्यमंत्री चाहिए होगा जो इन सब के वादों को पूरा कर सके। तो इसलिए मैं कहूँगी जिस तरह से बातचीत चल रही है और संकेत आ रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन बीजेपी है, बीजेपी के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। क्या पता लास्ट में कोई ऐसा नाम आ जाए मुख्यमंत्री के तौर पर जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इधर तमिलनाडु में सरकार के गठन को लेकर पेच फंस गया है। एक्टर विजय की पार्टी टीवी के सबसे बड़ी पार्टी तो जरूर बन गई, लेकिन वो बहुमत में के आंकड़ों से दूर है, इसीलिए सरकार नहीं बना पा रही है। तमिलनाडु में बैठकों का दौर जारी है और सूत्रों के मुताबिक सरकार बनाने के लिए डीएमके और एआईएडीएमके के बीच भी बातचीत का दौर चल रहा है। एआईएडीएमके एनडीए से बाहर निकलने पर विचार कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक अगर टीवी की सरकार नहीं बना पाती है तो वो इस पर विचार कर सकती है। ऐसा होने पर एआईएडीएमके को डीएमके बाहर से समर्थन दे सकती है।
वहीं केरलम में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को बहुमत तो मिल गया, लेकिन सीएम कौन बनेगा इसे लेकर पेंच फंसा हुआ है। केरलम में मुख्यमंत्री की रेस में 3 नेताओं के नाम आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के महासचिव और गांधी परिवार के करीबी केसी वेणुगोपाल का नाम सबसे आगे है। इसके अलावा वीडी सतीशन और रमेश चेन्नीथला का नाम भी सीएम की रेस में शामिल है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस विधायकों और सहयोगी दलों की राय के बाद सीएम के नाम पर फैसला होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुंबई के पायधुनु में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मौत के लिए जिस तरबूज को शुरुआत में जिम्मेदार माना जा रहा था, अब वही इस केस की सबसे अहम कड़ी बन गया है। फॉरेंसिक जांच में सामने आया है कि 4 लोगों की मौत जिंक फॉस्फाइड नाम के जहर से हुई है और यह जहर तरबूज के अंदर मौजूद था। 11 दिन की जांच, 50 से ज्यादा टेस्ट के बाद यह सच सामने आया है। मुंबई के पायधुनी में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। फॉरेंसिक जांच में पुष्टि हुई कि 4 की मौत जहर से हुई और ये जहर था जिंक फॉस्फाइड, जो आमतौर पर चूहे मारने की दवा में इस्तेमाल होता है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये जहर सिर्फ मृतक परिवार के शरीर में नहीं, बल्कि उस तरबूज के अंदर भी मिला जिसे परिवार ने मौत से पहले खाया था। यानी साफ है कि जहर तरबूज के अंदर तक मौजूद था, लेकिन ये वहां कैसे पहुंचा, यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। 11 दिनों में एफएसएल ने 54 से ज्यादा टेस्ट किए, जिसके बाद ये साफ हुआ कि मौत की वजह जिंक फॉस्फाइड जहर ही था। जिंक फॉस्फाइड, जो आमतौर पर चूहे मारने की दवा के रूप में इस्तेमाल होता है, शरीर में पहुंचने के बाद पेट के एसिड के संपर्क में आकर फॉस्फीन नाम की जहरीली गैस बनाता है। ये गैस शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करती है और तेजी से ऑक्सीजन लेवल गिरा देती है, जिससे हालात बेहद गंभीर हो जाते हैं। इस जहर के असर से उल्टी, चक्कर और सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण सामने आते हैं। शरीर में जाने के 30 मिनट बाद इसका असर शुरू हो सकता है और 6 घंटे के अंदर स्थिति जानलेवा बन सकती है। गंभीर मामलों में लीवर और किडनी फेल होने का भी खतरा रहता है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि जहर किसी ने जानबूझकर मिलाया या ये किसी लापरवाही का नतीजा है। पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। हत्या, आत्महत्या और हादसा, तीनों संभावनाएं खुली हैं। फल विक्रेताओं द्वारा दुकानों में चूहों से बचाव के लिए दवाइयों के इस्तेमाल की भी जांच हो रही है। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें आज के कंज्यूमर अड्डा टॉपिक के बारे में। हंटा वायरस के बारे में पूरी जानकारी और क्यों फैली है इस वायरस को लेकर चिंता, इसी पर होगी चर्चा कंज्यूमर अड्डा में। हंटा वायरस की तना सीरियस, आज शाम 5:57 पर।